जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीमोपोइसिस के बारे में, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या खास बात होने वाली है। इस वीडियो में एक सबसे खास बात यह है कि ये BMLS को ध्यान में रखते हुए बनाया गया वीडियो है, यानी BMLS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में ये ज़रूर समझे होंगे कि BMLS होता क्या है, BMLS आखिर कोर्स डिज़ाइन कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है BMLS के बारे में, उसको ज़रूर देखें। BMLS जो होता है उसका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ विजन है कि हम लोग को लैब टेक्नीशियन नहीं, हम लोग को साइंटिस्ट बनना है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना है। इसके ऊपर काम करने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इससे रिलेटेड एरिथ्रोपोइसिस जो है वो BMLS से रिगार्डिंग कितना एक्यूरेट, कितना प्रिसाइज इस वीडियो में हम लोग कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन BMLS के पॉइंट ऑफ व्यू से, BMLS के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो में हमारे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं हीमोपोइसिस क्या होता है। हीमोपोइसिस जैसे कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, हीमो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब सिंथेसिस, यानी हीमोपोइसिस इज द कंटिन्यूअस रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। यानी हीमोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड के सभी तरह का सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे बोन मैरो में बनता है। अब थोड़ा सा आप लोग ब्लड के सेल्स के बारे में तो जानते होंगे। जैसे ब्लड के 3 मेन टाइप के सेल्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिनका अदर नाम भी होता है। जैसे RBC रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब रेड सेल के फॉर्मेशन का प्रोसेस। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगला हमारा ब्लड सेल है जो WBC है, यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, जिसका काम होता है हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराना, हमारे बॉडी को फॉरेन इन्वेजन से बचाना। इसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोपोइसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में बातचीत कर लेंगे। अगला हमारा ब्लड सेल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है इसका दूसरा नाम है मेगाकैरियोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। इसका मेन काम हमें देखने को मिलता है हमारे बॉडी से ब्लड लॉस को बचाने का, बॉडी से ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने का काम होता है प्लेटलेट्स का। इसके साथ साथ हमारे बॉडी को एक्टिव बना के रखना, बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल सब्सटेंस भी प्लेटलेट से सिक्रेट होते हैं, इन सब में इसका हमको रोल देखने को मिलता है। इसके बनने की प्रक्रिया को बोन मैरो से मेगाकैरियोपोइसिस या थ्रोम्बोपोइसिस के नाम से जानते हैं। हीमोपोइसिस का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। हीमोपोइसिस को, जिसको हम लोग हीमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। हीमेटो मतलब ब्लड की स्टडी, हीमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी, जिसमें हम लोग ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ब्लड सेल से होने वाले डिजीज को पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हीमेटोपोइसिस जो होता है वो कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। लाइफ के अलग अलग फेज में, जैसे एम्ब्रायनिक लाइफ से लेके एडल्ट लाइफ तक की बात करें तो अलग अलग फेज में लाइफ के अलग अलग जगह पे हम लोग को ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे हम फेज की बात करें तो हम लोग 3 फेज में बात करते हैं, योक्सेक, हिपैटिक फेज, मेडुलरी फेज या माइलॉइड फेज। जो योक्सेक में मीसोब्लास्टिक फेज जो होता है वो सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ का होता है, यानी ड्यूरिंग गेस्टेशन स्टार्टिंग का जो 3 मंथ होता है, यहाँ पे ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो योक्सेक के अंदर होता है। यानी जो बच्चा डेवलप हो रहा है स्टार्टिंग दौर में, उसमें योक्सेक में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वैसे ही आता है दूसरा हमारा हिपैटिक फेज। जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट करता है माँ के पेट में, तो 4 से 9 मंथ के जो गेस्टेशन का पीरियड का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें मेनली जो होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन वो लीवर में शिफ्ट होने लगता है। लिवर में
साथ साथ लिवर के स्प्लीन में भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है 4 से 9 महीने के बच्चे के अंदर। अगला हमारा फेज होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी फेज या माइलॉइड फेज। ये 3rd वीक के बाद से स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी तक चलता है, जो कि बोन मैरो में शिफ्ट होने लगता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। जनरली हमें पहले येलो बोन मैरो में देखने को मिलता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, फिर से रेड बोन मैरो में शिफ्ट होने लगता है जैसे जैसे एडल्ट में इंटर करता है इंसान, वैसे ही बोन मैरो से रेड बोन मैरो में शिफ्ट होने लगता है। और जो बोन मैरो होता है वो एक्टिव जो होता है वो लॉन्ग बोन्स में या जो फ्लैट बोन्स होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे लॉन्ग बोन में हमें देख सकते हैं फीमर हो गया, फ्लैट बोन में हो गया जो पटेला हो गया, स्कैपुला हो गया, ये सब फ्लैट बोन्स के अंदर आते हैं यानी चिपटे हुए बोन्स। और जो लॉन्ग बोन है उनके अंदर लॉन्ग कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर बोन मैरो मिलता है और वहां से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में, यानी वैसे सेल्स जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एज ए प्रिकर्सर का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हर तरह के ब्लड सेल्स को बनाने में, हर तरह के ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट करने में सक्षम होते हैं। यानी दीज आर स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड मोनोन्यूक्लियर सेल्स दैट कैन जनरेट ऑल द ब्लड सेल्स लिनिएज। यानी इसका मतलब ये है, ये स्मॉल साइज में होते हैं, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये सब एक ही तरह के दिखते हैं। यानी अलग अलग नहीं कह सकते हैं कि ये सेल स्टेम सेल है तो ये इरिथ्रोसाइट बनाएगा स्टार्टिंग दौर में, और ये है तो ये WBC बनाएगा। यानी सारे स्टेम सेल एक तरह के होते हैं और वो अलग अलग टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें 2 तरह के हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है जो स्टेम सेल्स के अंदर होता है। पहला सेल्फ रिन्यूअल का, यानी ये एक साथ डिफरेंशिएट भी करती हैं और साथ साथ अपने पॉपुलेशन को भी मेंटेन करने का काम करती हैं। यानी मान लीजिए जैसे कोई एक सेल है, ये जनरल केस में अगर डिफरेंशिएट करता है 2 सेल्स में तो ये पुराना वाला जो प्रोजेनेटर सेल है वो तो गायब हो जाएगा, लेकिन स्टेम सेल्स के साथ साथ ये होता है कि अगर 10 स्टेम सेल हमने डिवाइड कराए तो वहां पे क्या होगा, जो 20 सेल्स तो बनेंगे ही फिनोटाइप उसके, लेकिन ये जो 10 सेल्स का पूल है, जो पेरेंट सेल 10 टाइप के मिले थे हम लोग को, वो 10 के 10 अपना पॉपुलेशन मेंटेन करा के रखते हैं। दूसरा है डिफरेंशिएशन, यानी ये जो डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल के वो 2 तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कोई भी स्टेम सेल है, जितने भी स्टेम सेल पाए जाते हैं वो मेन 2 तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। पहला होता है कॉमन माइलॉइड सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो कि इरिथ्रोसाइट, WBC, प्लेटलेट्स। WBC में मेनली 4 टाइप्स के, 5वां जो कि लिम्फोसाइट होता है वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स से बनता है। दूसरा होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, यहाँ पे केवल लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि WBC का दूसरा टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम सेल के, जो डिफरेंशिएशन की बात मैं कर रहा था वही। स्टेम सेल्स को हम लोग 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल। ये क्लासिफाई करने का मेन हमारा जो बेसिस है वो है कि सेल्स कौन से इससे बन रहे हैं। यानी जो माइलॉइड सेल्स होता है वो कुल 4 तरह के सेल्स को बनाने की कैपेसिटी रखता है, और जो लिम्फोइड सेल होता है वो केवल लिम्फोसाइट्स को बनाता है। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होता है वो प्लेटलेट, RBC, WBC में 4 तरह के बनाने के लिए कैपेबल होता है। जो लिम्फोइड स्टेम सेल होता है वो केवल लिम्फोसाइट्स को बनाने में रोल प्ले करता है। अब हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स जो होती हैं वो कैसे कैसे डिवाइड होकर आगे मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती हैं। सबसे पहले स्टेम सेल आता है बोन मैरो के अंदर। स्टेम सेल मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स में डिवाइड होता है, यानी ऐसा सेल जो अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, जैसे माइलॉइड सीरीज के सेल्स और लिम्फोइड सीरीज के सेल्स। दूसरा हमारा आता है कमिटेड
प्रोजिनेटर सेल्स यानी यूनिपोटेंट सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो आगे चल के आरबीसी बना सकता है, ऐसे सेल्स जो आगे चल के डब्ल्यूबीसी बना सकता है, ऐसे सेल्स जो आगे चल के प्लेटलेट्स बना सकता है। उसके बाद से आते हैं प्रिकर्सर सेल्स, यानी जैसे आरबीसी में शुरुआती दौर के प्रिकर्सर सेल्स जैसे नॉर्मोब्लास्ट हो गया, ऐसे प्रिकर्सर सेल हर सेल्स के अलग अलग देखने को मिलते हैं। फिर आता है मैच्योर सेल्स, जो कि हमारे लिए फुल्ली फंक्शनड होता है और हमारे बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में कैरी आउट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि बोन मैरो से स्टेम सेल से कैसे कैसे सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि आप लोग फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टेम सेल से। मान लीजिए ये हमारा एक तरह का स्टेम सेल है, इससे हमें दो तरह के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। एक है माइलॉइड टाइप का सेल्स और दूसरा है लिम्फॉइड टाइप का स्टेम सेल। जो माइलॉइड स्टेम सेल है वो अलग अलग तरह के आपको सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, वैसे ही लिम्फॉइड सेल है वो केवल एक लिम्फोसाइट बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे माइलॉइड सीरीज के सेल्स की बात करें तो वो तीन तरह के सीरीज में डिवाइड करता है। पहला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनता है इरिथ्रोसाइट्स के लिए, दूसरा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनता है मेगा कैरियोसाइट्स के लिए जो कि आगे चल के प्लेटलेट्स बनाता है, तीसरा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो कि ग्रेनुलोसाइट या मोनोसाइट्स के लिए होता है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे सेल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट है, तो इसमें भी आगे चल के दो क्लासेस होते हैं, माइलोब्लास्ट होता है और मोनोब्लास्ट होता है। जो माइलोब्लास्ट होता है वो आगे चल के सारे तरह के ग्रेनुलोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन में काम करता है, और जो यहाँ पे आपको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट होता है, इसको हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इन सब के लिए अलग अलग वीडियो बना सकते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा इनके वीडियोस के लिए, आगे हम इस पे बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना, इरिथ्रोब्लास्ट का बनना, यानी रेड सेल्स का डिफरेंशिएशन कहाँ से होता है, वो जो होता है बोन मैरो से होता है। और किस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से होता है, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट से होता है जो कि माइलॉइड सीरीज के अंदर आता है, हमारे बोन मैरो के अंदर। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। हेमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। यानी अगर स्पेशल हम लोग इरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो ये एक तरह का प्रोसेस है, डेवलपमेंट है इरिथ्रोसाइट्स का, जो कि बोन मैरो से होता है। इसमें अलग अलग स्टेज हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बोन मैरो में अकर होता है। वो हमारा स्टेज यहाँ पे कुल 6 तरह के स्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, दूसरा है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथा है लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर से आता है रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है मैच्योर इरिथ्रोसाइट, जो कि सर्कुलेशन में हम लोग को देखने को मिलता है। अब चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला स्टेप है हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम लोग मेगैलोब्लास्ट भी बोलते हैं। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो कि स्टार्टिंग टाइप का है सेल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोन मैरो से तुरंत का तुरंत सेल डिवाइड हुए रहता है, तो यहाँ पे जो होता है क्रोमेटिन होता है, वो यूक्रोमेटिन टाइप का होता है, यानी क्रोमेटिन लूज टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ तुरंत का तुरंत सेल डिफरेंशिएट हुआ रहता है, सेल तुरंत का तुरंत डिवाइड हुआ रहता है, तो यहाँ पे हमको यूक्रोमेटिन देखने को मिलता है जो कि लूज टाइप का होता है। जैसे आप लोग धागे को देख सकते हैं, धागा अगर उलझा हुआ होता है, टाइट हुआ होता है, तो सॉलिड टाइप का दिखता है, और जैसे ही उसको धीरे धीरे आप लोग सुलझाने की कोशिश करें तो वो लूज होता जाता है, सॉफ्ट होता जाता है। वैसे ही यहाँ पे हमें सॉफ्ट टाइप का क्रोमेटिन देखने को मिलता है, जो कि जनरली आरएनए या डीएनए का मटेरियल हो सकता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है जो कि डिराइव होता है डायरेक्टली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट से।
इसका साइज जो होता है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है। जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं उनका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे जो बड़ा सेल्स देखने को मिलेगा वो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट हमें मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके लिए इसको जरूर याद रखिएगा कि सबसे जो लार्ज सेल देखने को मिलता है इरेथ्रोसाइट के डेवलपमेंट में वो होता है प्रोइरेथ्रोब्लास्ट। इसका साइज लगभग 20 माइक्रोमीटर के आसपास होता है और ये जो स्टेन होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें किसी भी तरह का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है और जो इसका न्यूक्लियोलस होता है वो काफ़ी लार्ज देखने को मिलता है हमें। न्यूक्लियोलस यानी इसमें डेंस क्रोमेटिन के मटेरियल देखने को मिलते हैं। ये हमारा थोड़ा कलरफुल होता है, थोड़ा डेंस कलर का, डेंस ब्लूइश होता है और ये काफ़ी लार्ज हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारा जो प्रिकर्सर होता है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है। इसका साइज थोड़ा स्मॉल हो जाता है प्रोइरेथ्रोब्लास्ट से, जो कि अबाउट 15 माइक्रोमीटर या 15 से 17 माइक्रोमीटर के देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोलाई जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है प्रोमिनेंट। न्यूक्लियोलाई यहाँ पे जैसे आप लोग कई सारे न्यूक्लियोलाई देख रहे थे, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होने लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। यानी जो यहाँ पे क्रोमेटिन होता है वो पूरे अच्छे तरह से स्टेन हो जाता है और पूरे सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करने लगता है। नेक्स्ट हम तीसरा हमारा स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राइबोसोमल कंटेंट होता है वो भी प्रॉपर अमाउंट में रहता है, जो कि सिंथेसाइज करता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे हम लोग को रेड कलर में देखने को मिलने लगता है। तो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर के कंटेंट दिखते हैं, कुछ रेडिश कंटेंट देखने को मिलने लगते हैं। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट। यानी यहाँ पे ब्लू कलर का भी कुछ कंटेंट दिखेगा, कुछ रेड कलर का हीमोग्लोबिन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम डायमीटर की बात करें नॉर्मल ब्लास्ट की, तो 10 से 12 माइक्रोमीटर का डायमीटर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म के तौर पे हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, जो कि पेरिफेरल पे रेड कलर में अपीयर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट यानी यहाँ पे साइज की बात करें तो थोड़ा सा साइज भी रिड्यूस हो जाता है, 8 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है और यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलने लगते हैं हमें, जो कि राइबोसोम के होते हैं। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाता है और इन इंक स्पॉट्स को न्यूक्लियोलस के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होने की कगार पे पहुँच जाता है, डिसअपियर होने लगता है, जिस स्टेप को बोलते हैं हम लोग पिक्नोसिस, यानी न्यूक्लियस का डिसअपियर होने का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा है रेटिकुलोसाइट स्टेज। ये हमारा लास्ट स्टेज होता है बोन मैरो के अंदर, जो कि इमेच्योर फॉर्म का आरबीसी होता है। यहाँ पे आने के बाद आरबीसी जस्ट डिलीवर हो जाती हैं सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखने को मिलता है सर्कुलेशन में भी इसका, और इसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट में रेमनेंट्स जो होते हैं मैसेंजर आरएनए के या राइबोसोमल कंटेंट्स जो होते हैं, थोड़े अमाउंट में प्रोटीन्स वो बचे रहते हैं, जो कि ब्लू कलर के स्टेन में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका एक कंसंट्रेशन होता है जो कि 2 से 6% होता है न्यूबॉर्न्स के अंदर, और लेस देन 2% हो जाता है एडल्ट्स के अंदर। क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट अगर रेटिकुलोसाइट हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट रिलीज होगा इमेच्योर फॉर्म में बोन मैरो से। ये बात ये शो करता है कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेड सेल्स बन रहे हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में, जो कि तब हो सकता है जब हमें कोई भी हिमोलिटिक टाइप की एनीमिया हो या किसी भी तरह से हमारा ब्लड लॉस हो रहा हो। तो इस केसेस में हमें इमेच्योर आरबीसी बोन मैरो के बाद से सर्कुलेशन में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मैच्योर आरबीसी की। मैच्योर आरबीसी हमें कुछ इस तरह का बाइकनकेव शेप में देखने को मिलता है, जिसका दोनों जो एंड्स होते हैं, जो पेरिफेरल होता है वो थिक होता है और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थिन होता है। जो पेरिफेरल पार्ट होता है
वो थिक होता है और रेडिश होता है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है और सेंटर में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का कंपाउंड होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है आरबीसी को। अगर हम इसके कुछ डायमीटर्स की बात करें तो इसकी थिकनेस आरबीसी की 2 माइक्रोमीटर के आसपास होती है और इसका डायमीटर जो होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। आइडियल हम इसको बोल सकते हैं 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास। जो मैच्योर आरबीसी होता है वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस का कोई भी कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी इसमें केवल रेड रेड हमें दिखेगा, कोई भी ब्लूनेस या कोई भी ब्लूइश स्पॉट देखने को नहीं मिलता है। यानी मैच्योर होते होते जितना भी रेमनेंट आरएनए होता है या राइबोसोमल कंटेंट जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है आरबीसी के अंदर से। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि पूरा प्रोसेस हमें कैसे कैसे होता है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इसको बनाना ना भूलें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है। अलग अलग स्टेप्स आपको डिफाइन करना होगा। इसके साथ साथ एक कॉमन जो चार्ट होगा, फ्लो चार्ट, वो कुछ इस तरह से आप देखने को मिलता है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बोन मैरो से हमारा जो सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर आता है वो होता है मेगाकैरियोसाइट, इरेथ्रॉइड, प्रोजेनेटर सेल्स, जिसको हम लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इरेथ्रोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे ही बोन मैरो में डिवीजन होता है स्टेम सेल्स का, वहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोजोम होता है वो लूज फॉर्म में, यू क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है और धीरे धीरे वो डिवाइड करता है, तो वहाँ पे वो डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलता है, घुला हुआ होता है पूरा वहाँ पे। और जो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज आता है, पहला स्टेप, यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि जो क्रोमेटिन होता है वो पूरी तरह से सेल के होल साइटोप्लाज्म को ढका हुआ होता है। यानी जब भी स्टेन करेंगे तो पूरा पूरा सेल हमें ब्लू कलर का स्टेन होगा। उसके अंदर डार्क डार्क कलर में हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज में। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट। यानी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपियर होने लगता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो यहाँ पे साइज लगभग 20 माइक्रोमीटर के आसपास होती है और जैसे जैसे मैच्योर फॉर्म की तरफ बढ़ता है आरबीसी, साइज इसका रिड्यूस होने लगता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेट होने लगता है और साइटोप्लाज्म यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपीयर होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस राइबोसोम्स के द्वारा, मैसेंजर आरएनए के द्वारा होने लगता है। उसके बाद से आता है इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज। इस स्टेज को हम लोग पॉलीक्रोमैटिक स्टेज भी बोल सकते हैं, इन दोनों स्टेज को, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लू के साथ साथ रेड कलर का साइटोप्लाज्म भी अपीयर होने लगता है, जो कि हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ इसका साइज जो होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है हर स्टेप में। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर का साइटोप्लाज्म से डिसअपियर होना या बाहर होना, रिमूव आउट होना, जो कि लास्ट स्टेज में होता है जब हमारा हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस प्रॉपर हो जाता है, सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस प्रॉपर हो जाता है, तो न्यूक्लियस वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सटर्शन। यहाँ से न्यूक्लियस जैसे ही बाहर होता है, आरबीसी हमें कंप्लीट रेड कलर का देखने को मिलता है और इस स्टेज पे आते आते आरबीसी कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलोसाइट स्टेज के अंदर, जो कि रिलीज हो जाता है बोन मैरो से सर्कुलेशन के अंदर। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें रेटिकुलोसाइट के अंदर बैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट्स की स्टेनिंग हम करते हैं और इसका परसेंटेज देख के पता लगाते हैं कि बोन मैरो से कितने अमाउंट में रेटिकुलोसाइट्स बाहर आ रही हैं, सर्कुलेशन में उसका कंसंट्रेशन क्या है, जो कि हमें एनीमिया, बोन मैरो का फंक्शन, इन सबको इवेलुएट करने में हेल्प करता है। फिर आता है लास्ट स्टेज हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, इसमें किसी भी तरह का ब्लू कलर नहीं अपीयर होता है और ये जो हमारा
फुल्ली मैच्योर फॉर्म का आरबीसी होता है, जिसका डायमीटर लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। और अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो सर्कुलेशन में मैच्योर आरबीसी लगभग 120 दिन के लिए जीवित रहता है। अगर हम इसके मैच्योरेशन की बात करें तो आरबीसी को बनने में लगभग 3 वीक का समय लग सकता है बोन मैरो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।